हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 2019-20 CGL की परीक्षा में पूछे गए इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में। और 11 सेट इसके ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास में भी हम 10 क्वेश्चन विद डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यानी जो कौन सा नेशनल पार्क है पूर्वी हिमालयी उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि यानी जो भारत के पूर्वी साइड में पूर्वी हिमालय रीजन में कौन सा नेशनल पार्क है जो सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है यानी सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो बात करें सबसे पहले अगर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये आपका स्थित है उत्तराखंड में। और अब इसका नाम वैसे बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। और ये उत्तराखंड में स्थित है जो कि उत्तर साइड में, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। उसके बाद बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो ये हमारा कर्नाटक में स्थित नेशनल पार्क है और कर्नाटक हमारा साउथ इंडिया की तरफ पड़ता है, तो ये भी पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्योंकि जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है नेशनल पार्क है ये पूर्वी हिमालयी क्षेत्र का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके अलावा बात करें अगर हम ऑल ओवर, तो ये इंडिया का 4th नंबर का बड़ा नेशनल पार्क है, क्योंकि जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है भारत का वो है हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में स्थित है। तो भारत का चौथा बड़ा, बट जब बात आए पूर्वी हिमालयी रीजन का सबसे बड़ा नेशनल पार्क तो वो है नामदफा नेशनल पार्क। इसका जो एरिया है 1985 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके अलावा बात करें अगर हम केमुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हमारा मणिपुर में स्थित है और ये एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो जब बात आए तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, मणिपुर में स्थित है। किस झील पर स्थित है, तो लोकटक झील पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पोंगल त्यौहार यानी पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। तो पोंगल का जो चौथा दिन है वो क्या कहलाता है, तो देखिए जो पोंगल फेस्टिवल है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है और हर दिन इसका एक अलग नाम होता है, यानी इसको अलग अलग दिनों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है यानी जो चौथा दिन होता है पोंगल का उसका क्या नाम होता है। तो बात करें अगर हम पोंगल त्यौहार के फर्स्ट दिन की, तो फर्स्ट दिन इसे कहा जाता है थाई पोंगल। उसके अलावा बात करें अगर हम सेकंड डे की, तो दूसरे दिन इसे कहा जाता है भोगी पोंगल, यानी दूसरे दिन के पोंगल के त्यौहार को भोगी पोंगल के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा जो फिर इसका तीसरा दिन होता है तो थर्ड दिन इसे मट्टू पोंगल के नाम से जाना जाता है और इसका सही आंसर होगा कानुम पोंगल। तो 4th डे यानी चौथे दिन इसे कानुम पोंगल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए अलग अलग डे में इस पोंगल त्यौहार के अलग अलग नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं जो हमारा बिहू त्यौहार होता है असम में, तो इसके भी अलग अलग सीजन के हिसाब से इसके वैसे 2-3 नाम हैं। अलग अलग सीजन में ये जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखिए, महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। तो देखिए अभी हमने पिछली ही क्लास में यानी एक पिछली ही शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी पूछा गया था आपसे कि पंचरथों में 4 रथ तो उस नाम पर थे, यानी अर्जुन के नाम पर, भीम के नाम पर, नकुल सहदेव के नाम पर, उसके अलावा धर्मराज के नाम पर थे। और 5वें रथ का क्या नाम था, तो कल ही हमने क्वेश्चन पढ़ा था, द्रौपदी रथ 5वें रथ का नाम था। तो वही ये रथ हैं जिन्हें पंचरथ के नाम से भी जाना जाता है, महाबलीपुरम में स्थित है। तो आज की देखिए आज की क्लास में आपसे पूछा जा रहा है कि किस राजवंश ने इसका निर्माण कराया था। देखिए क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं वही होते हैं, यानी जो उनमें इन्फॉर्मेशन होती है वो भी वही होती है, लेकिन थोड़े से क्वेश्चन इधर उधर घुमाकर आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो राजवंश था जिसने महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण कराया था ये है आपका पल्लव वंश। तो पल्लव वंश के शासकों ने ही महाबलीपुरम में पंचरथ का निर्माण कराया था, जिसमें धर्मराज रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, उसके अलावा नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ, ये इन 5 रथों के नाम हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, फिजिक्स के अंदर हम इसे पढ़ते हैं। वैसे तो बहुत लोगों को लगेगा कि सूर्य का रंग तो लाल होता है, पीला होता है, जैसा कि हम देखते हैं, बट अगर हम बात करें सूर्य द्वारा जो उत्सर्जित प्रकाश का रंग है वो कैसा होता है, वो होता है सफ़ेद। क्योंकि जब प्रिज्म की सहायता से इसे हम देखते हैं तो फिर ये 7 रंगों में विभक्त होता हुआ हमें दिखाई पड़ता है, और जिसके बारे में हम पढ़ते भी हैं विवग्योर के नाम से, यानी बैंगनी, इंडिगा, फिर इसी प्रकार से रेड तक
ये जो सीरीज है विवग्योर के नाम से हम पढ़ते हैं, ये जो 7 रंग हैं इनमें विभक्त होता है जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म की सहायता से गुजारा जाता है। तो वैसे अगर हम बात करें जो उत्सर्जित प्रकाश का रंग होता है सूर्य द्वारा, वो होता है सफ़ेद। वो जो लाल हमको दिखाई पड़ता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से हमें उसका कलर शाम के टाइम या सुबह के समय हमें कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुत्तनी से होकर बहती है? तो देखिए दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है तिरुत्तनी, और वहाँ से होकर कौन सी नदी बहती है आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा नंदी रिवर। तो जो नंदी रिवर है यही इस पर्यटन यानी इस तीर्थ स्थान से होकर गुजरती है। और ये जो स्थान है यानी ये जो तिरुत्तनी है ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है तमिलनाडु में, और यहाँ पर मुरुगन भगवान का मंदिर बना हुआ है। तो मुरुगन भगवान का मंदिर बना हुआ है तमिलनाडु के तिरुत्तनी में, और वहीं से होकर बहती है नंदी रिवर। अगला क्वेश्चन है, 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा या जिसे जनु यात्रा भी कहीं पर आपको लिखा मिलेगा, धनु यात्रा जो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? यानी जो धनु यात्रा है किस राज्य में आयोजित की जाती है? जैसे कि हम पढ़ते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा में हमारी होती है, उसी प्रकार से ये जो धनु यात्रा है ये कहाँ पर होती है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। तो ये भी हमारी उड़ीसा में ही होने वाला एक फेस्टिवल है, एक रंगमंच है जिसे हम कह लें। और यहाँ पर क्या किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए है 8 किलोमीटर का ओपन एयर थिएटर यहाँ पर बना हुआ है। क्या? 8 किलोमीटर का ओपन एयर थिएटर। इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो कृष्ण की पौराणिक कथाएं हैं उन पर आधारित जो यहाँ पर रंगमंच किया जाता है, कृष्ण की जो पौराणिक कथाएं हैं उन्हीं को यहाँ पर दर्शाया जाता है। तो ये भी हमारा उड़ीसा के अंदर होने वाला एक फेस्टिवल कह लें, हम इसे एक रंगमंच कार्यक्रम कह लें, तो वही होता है उड़ीसा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की एक शाखा चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? देखिए हिंदी में थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा, बट आपने इंग्लिश में कई बार इस वर्ड को पढ़ा होगा। इस प्रकार से इसे लिखा जाता है। वन वर्ड में भी इसके बारे में पढ़ते हैं कि जिस शाखा के अंतर्गत जो हमारे हाथ पैर होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है उसे हम चिरोपोडी कहते हैं। तो देखिए ये हिंदी में इसीलिए आपको दिया हुआ है, बट हमको इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत, वन वर्ड के अंतर्गत। उसके अलावा एक वर्ड होता है, रूट वर्ड होता है हमारा लॉजी, जिसका मतलब होता है स्टडी यानी किसी चीज़ का अध्ययन करना। और इसमें जैसे जैसे वर्ड हम जोड़ते जाएंगे उसी चीज़ का अध्ययन यहाँ पर बनता जाएगा। तो वैसे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यानी जो पैरों का अध्ययन है वही कहलाता है कि वही इस शाखा के अंतर्गत पैरों का ही अध्ययन किया जाता है, साथ ही साथ हाथों का भी अध्ययन किया जाता है। तो हाथ पैर संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है वो चिरोपोडी के अंतर्गत किया जाता है। उसके अलावा बात करें अगर हम यकृत की, तो यहाँ पर जो हमारा यकृत है उसका अध्ययन किया जाता है हेप्टोलॉजी के अंतर्गत। देखिए लॉजी रूट वर्ड यहाँ पर आपको लगा हुआ मिलेगा, जिसका मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी करना। तो हेप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत का अध्ययन। उसके अलावा नेफ्रोलॉजी एक शाखा होती है विज्ञान की, जिसके अंतर्गत यहाँ पर अध्ययन किया जाता है किसका? वृक्क का, जिसे हम किडनी कहते हैं। तो ये भी जो इससे जुड़े हुए फैक्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्न में से किस स्थान पर आरंभ किया गया था? तो देखिए महात्मा गांधी ने सन 1942 में एक आंदोलन चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन इसे कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है ये किस स्थान से प्रारंभ किया गया था? तो वैसे तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा बम्बई के ग्वालिया टैंक से। ये हम कई बार हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि बंगाल के ग्वालिया टैंक से ही महात्मा गांधी ने वहाँ पर करो या मरो का नारा भी इस आंदोलन के दौरान ही दिया था, और वहाँ से एक भाषण दिया था और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो देखिए यहाँ पर ग्वालिया टैंक नाम से कोई पार्क नहीं दिया हुआ है जहाँ पर उन्होंने इस आंदोलन को आरंभ किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अगस्त क्रांति मैदान। तो आपको ध्यान रखना है ग्वालिया टैंक नहीं दिया गया, तो उसके अलावा अगस्त क्रांति मैदान भी इसे कहा जाता है। तो अगर ग्वालिया टैंक आ जाए तो वो हमारा सही आंसर होगा, और अगस्त क्रांति मैदान आ जाए तो वो भी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि जलियांवाला बाग, प्रगति मैदान, शिवाजी पार्क का इस भारत छोड़ो आंदोलन से कोई भी लेना देना नहीं है।
अगला क्वेश्चन है महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष में करवाया गया था। तो देखिए जो सवाई जयसिंह द्वितीय थे महाराजा, उनके द्वारा कई सारे किलों का निर्माण कराया गया, जिनमें नाहरगढ़ का किला एक है। और इसकी जो यानी इसका जो निर्माण है वो कब कराया गया था, 1734 ईस्वी में। उसके अलावा जो सवाई जयसिंह थे ये आमेर साम्राज्य के शासक थे और आमेर का किला भी बनवाया गया था। उसके अलावा जो जयपुर की स्थापना है वो भी इन्होंने की थी, और इन्हीं के नाम पर ही राजस्थान का जो जयपुर शहर है वो बसा हुआ है, यानी जयपुर की स्थापना भी सवाई जयसिंह के द्वारा ही की गई थी। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है भौतिकी में वह कौन नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और समान दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। देखिए समान आयतन में अणुओं की संख्या समान से संबंधित जो नियम है, जिसमें आपका जो टी है यानी ताप है वो कांस्टेंट रहेगा और प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा, यानी समान ताप और दाब की स्थिति में जो गैसों का आयतन है उसमें जो अणुओं की संख्या है वो यहाँ पर समान रहेगी। और ऐसा बताया था वैज्ञानिक आवोगाद्रो ने। तो आवोगाद्रो का नियम केमिस्ट्री में हम इनके बारे में पढ़ते भी हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टैंडर्ड में। तो वहाँ पर आवोगाद्रो का नियम हमको पढ़ाया जाता है, जिसमें आप बताया जाता है कि जो समान ताप है और दाब है उसकी स्थिति में जो गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। उसके अलावा ओम का नियम भी हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, जो कि वैद्युत धारा और प्रतिरोध से रिलेटेड नियम है ओम का नियम। उसके अलावा चार्ल्स का नियम अगर हम बात करें तो चार्ल्स का नियम होता है समान दाब की स्थिति में जो आयतन होता है वो ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके अलावा इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा P आपका कांस्टेंट यानी कि समान रहेगा। उसके अलावा जो बॉयल का नियम है इसमें समान ताप की स्थिति में जो आयतन है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी यहाँ पर रेसिप्रोकल संबंध होता है और यहाँ पर T कांस्टेंट होता है। तो ये नियम भी आपको याद रखने हैं, अगर ये नियम भी पूछे जाते हैं तब भी आपको सही आंसर यहाँ पर टिक करना है। तो ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे जिनको हमने डिस्कस किया, और इसकी PDF ऑलरेडी अवेलेबल हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप अपना स्कोर आउट ऑफ टेक्स्ट चेक कर सकते हैं और अच्छी तरीके से यहाँ पर इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। तो देखिए हमारे जो CGL एग्ज़ाम है CHSL एग्ज़ाम है उनकी भी डेट यहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई है। तो अब आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, 1 मंथ ही बचे हुए 30 डेज ही यहाँ पर बचे हुए हैं। तो देखिए ये हम 18 सेट कंप्लीट करेंगे अभी, 12 सेट हमारे हो चुके हैं, 6 सेट और इसमें बचे हुए हैं, 18 सेट ये हम कंप्लीट करेंगे। फिर हम कुछ इंग्लिश की क्लासेज हैं उनको कवर करेंगे, क्योंकि कुछ ही क्लासेज हमारी टॉपिक वाइज हो पाई थी इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत। तो इसी तरीके से आपको अच्छी तरीके से रिवीजन करना है और इन क्वेश्चन के साथ साथ जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।